प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 9 वैश्वीकरण पार्ट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से जो राजनीति विज्ञान का जो प्रथम पुस्तक है उसमें हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और काफ़ी समय से हम इसका वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आज हम जो अंतिम अध्याय है इस पुस्तक का अध्याय नंबर 9 वैश्वीकरण, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखो, वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं, कह सकते हैं, जगतीकरण भी कह सकते हैं। तो वैश्वीकरण का नाम से और विश्व, तो वैश्वीकरण में क्या है कि किसी भी देश की मतलब जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसका विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या होना, एकीकरण होना, क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। यानी दुनिया के हर कोने में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो आदान प्रदान होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। यानी दुनिया में कोई भी घटना घटित होती है या कोई भी किसी भी वस्तु का या किसी भी कल्चर का आदान प्रदान होता है उसको हम वैश्वीकरण, जगतीकरण या भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं। आज हम देखते हैं कि कोई भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी प्रोडक्ट काम में लेते हैं तो जैसे आपने पढ़ा होगा मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए। तो वो हमारे इंडियन भारत में नहीं बना लेकिन फिर भी हम उनको काम में ले रहे हैं। तो अर्थात दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई सेवा हो सकती है या संस्कृति हो सकती है। जैसे वेस्टर्न कल्चर है यानी पश्चिमी सभ्यता है, उसका हमने अनुसरण किया। यानी भारतीय जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, भारत विदेशों का जो पहनावा है जो भारत का नहीं था उनका हमने अनुकरण कर लिया। तो वो भी क्या हो गया, वैश्वीकरण हो गया। मतलब वो हमारे देश का नहीं, दूसरे देशों का हमने क्या कर लिया, अनुकरण कर लिया। तो हर क्षेत्र में यानी वस्तु हो सकती है, कोई सेवा हो सकती है, उनका विश्व के साथ तीव्र गति से जो एकीकरण होता है उसको हम क्या कहेंगे, वैश्वीकरण कह सकते हैं। उसको वैश्वीकरण का दूसरा नाम जगतीकरण भी और भूमंडलीकरण भी है। तो देखो, आज हम इस अध्याय में वैश्वीकरण की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर वैश्वीकरण की अवधारणा पढ़ेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। इसमें लिखेंगे हम घरेलू अर्थव्यवस्था का, घरेलू मतलब देश से, यहाँ पर घरेलू अर्थव्यवस्था का, घरेलू अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ या विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ भी लिख सकते हैं। व्यवस्था का, घरेलू अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ तीव्र यानी तेज, तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण कहलाता है। तो देखो, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व भी लिख सकते हैं यहाँ या अंतर्राष्ट्रीय भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर जो शब्द ठीक लगे, यहाँ पर देखो विश्व भी लिख सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय भी, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो सार्थक शब्द है वो विश्व यहाँ पर लगे। तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व लिखेंगे, विश्व। वो पहले लिखा वो भी गलत नहीं था, लेकिन ये यहाँ पर ज़्यादा ठीक रहेगा। घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। घरेलू मतलब कोई भी देश हो गया, एक देश, उसका पूरी दुनिया के साथ हो सकता है 2 देश, 5 देश, दुनिया के किसी भी देश, किसी भी महाद्वीप का देश हो, उनके साथ जो तीव्र एकीकरण है उसको हम क्या कहेंगे, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं, जगतीकरण भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो एक इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि एक देश का
विश्व के साथ वस्तुओं का, सेवाओं का या संस्कृति का जो आदान प्रदान है उसको हम क्या कहेंगे, वैश्वीकरण। तो हम दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, इसको ऐसे भी लिख लें आप, जो आपको याद हो ठीक लगे वो परिभाषा आप लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में, शब्दों में दूसरे शब्दों में किसी राष्ट्र का, किसी राष्ट्र का यानी एक राष्ट्र या किसी राष्ट्र का विश्व के साथ या विश्व के दूसरे देशों के साथ, विश्व के साथ वस्तुओं, सेवाओं व संस्कृति का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज, आदान प्रदान करना वैश्वीकरण कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो देखो दूसरे शब्दों में किसी राष्ट्र का विश्व के साथ या दूसरे देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं व संस्कृति का आदान प्रदान करना वैश्वीकरण कहलाता है। दोनों ही डेफिनेशन है किसकी, वैश्वीकरण की, जो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण की अवधारणा। वैश्वीकरण की अवधारणा, हेडिंग क्या डालेंगे, वैश्वीकरण की अवधारणा। वैश्वीकरण की अवधारणा, इसमें लिखेंगे हम एक अवधारणा के रूप में यानी एक दृष्टिकोण या एक सोच के रूप में। इसमें हम लिखेंगे एक अवधारणा के रूप में, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की मूलभूत बात है। मूलभूत मतलब एक बेसिक जो नेसेसरी है, ज़रूरी है। जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तो ये हमारा बेसिक हो गया। तो उसी प्रकार मूलभूत मतलब बेसिक, तो मूलभूत बात है प्रवाह है। कौन सा, प्रवाह है, ये शब्द याद रखेंगे। प्रवाह का मतलब होता है बहना, प्रवाह का मतलब क्या होता है, बहना। लेकिन यहाँ क्या होगा, वस्तु का प्रवाह है, पूंजी का प्रवाह है, वस्तु का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह या सेवा का प्रवाह। अब इसमें देखो वस्तु, पूंजी और श्रम का प्रवाह, तीन प्रवाह हो गए मुख्य रूप से। पूंजी का यानी धन का, यानी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो किसी दूसरे देश में जाकर भी अब निवेश कर सकती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे नोकिया कंपनी है या सैमसंग है, विदेशी जो भी कंपनी है, टाटा फोर्ड है, फोर्ड कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है। तो ये क्या करते हैं, दूसरे देशों में जाकर, यानी वहाँ की सरकार से अनुबंध करती है और दूसरे देशों में जाकर अपने उद्योग स्थापित करती है, अपने प्लांट लगाती है, संयंत्र लगाती है। फिर वो क्या करते हैं, उस देश में या उस देश के आसपास यानी विश्व के किसी भी देश के साथ वो उनको बाजार के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो यानी पूंजी का प्रभाव हो गया। वस्तु मतलब दुनिया के किसी भी कोने में बनी कोई भी वस्तु है वो आज विश्व के हर कोने में पहुंच जाती है, पहुंचती है ना। जैसे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसमें लिखा था मेड इन चाइना है, तो मतलब वो चाइना में बनी है। मेड इन इंडिया है तो वो इंडिया में बनी है। मेड इन जापान है तो वहाँ बनी है। तो ऐसी वस्तुएं हम देखते हैं तो दुनिया के हर कोने में आपको एक दूसरे देश की वस्तुएं आपस में मिल जाती है। तो वस्तुओं का प्रभाव हो गया। उस श्रम का प्रभाव, श्रम यानी मजदूर। आज हम देखते हैं कि भारत के जो अनेक लोग आपको अमेरिका में, इटली में, जापान में या खाड़ी देशों में आपको मिल जाएंगे।
तो यानी वो रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रवाह है। क्या बोलेंगे? प्रवाह है। तो एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की मूलभूत बात है प्रवाह है। तो प्रवाह मुख्य रूप से किसका? पूंजी का, वस्तु का और श्रम का प्रवाह है। आगे लिखेंगे हम, प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। अगली लाइन में लिखेंगे, इसको आप रेखांकित भी कर सकते हैं। आगे लिखेंगे हम, प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। कई तरह के हो सकते हैं। जैसे, मतलब उदाहरण, विश्व के एक हिस्से के विचारों का, जैसे विश्व के एक हिस्से मतलब भाग, एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, दूसरे हिस्से या भाग में पहुंचना, यानी जो व्यक्तियों की सोच है वो एक हिस्से से, यानी एक देश के किसी भाग से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में वो पहुंच सकता है। तो ये भी प्रवाह हो गया, यानी विचारों का आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान? विचारों का आदान प्रदान। जैसे हमारी जो पुरानी सोच अलग थी, आज शिक्षा का विस्तार होने के कारण हमारी सोच में परिवर्तन आया। तो कहाँ से आया कि हमने दुनिया में देखा कि दुनिया में ऐसा होता है, पश्चिम में ऐसा होता है, विकसित देशों में ऐसा होता है, हमने उनका अनुकरण कर लिया। तो हमारे विचार क्या हो गए? बदल गए। मतलब जो पहले संकीर्ण विचार थे वो भी क्या हो गए? व्यापक हो गए हैं शिक्षा के कारण और प्रवाह के कारण, यानी वैश्वीकरण के कारण। आगे देखो, पहुंचना पूंजी का एक स्थान से, आगे लिख लेंगे हम, एक तो ये हो गया उदाहरण। दूसरा, पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या कई स्थानों पर जाना। आगे लिख लेंगे दूसरा उदाहरण हम, पूंजी का, पूंजी यानी धन, पूंजी का एक से ज़्यादा स्थानों पर, एक से अधिक स्थानों पर जाना। ये दूसरा उदाहरण हो गया, ये भी प्रवाह हो गया। वस्तुओं का एक देश से कई देशों में पहुंचना। तीसरा उदाहरण, वस्तुओं का या सेवाओं का भी, सेवा भी होती है वस्तुओं या सेवाओं का, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, वस्तुओं या सेवाओं का दुनिया के कई देशों में या विश्व के कई देशों में पहुंचना। ये भी प्रवाह हो गया, यानी वस्तु का प्रवाह या सेवा का प्रवाह। इसके अलावा आगे लिखेंगे हम, आजीविका की तलाश में। आजीविका यानी जीवन जीने के लिए व्यक्ति जो क्रियाकलाप करता है, तो आजीविका की तलाश में दुनिया के या विश्व के विभिन्न भागों में, तलाश में विश्व के विभिन्न भागों में या देशों में लोगों का आना जाना, भागों में लोगों का आना जाना या आवाजाही। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आजकल हमने तो पासपोर्ट और वीज़ा बना के हम दूसरे देशों में लोग जाते हैं। जैसे भारत के लोग भी, कोई इटली जाता है, कोई अमेरिका जाता है रोजगार की तलाश में। तो वो किसका हो गया? श्रम का प्रवाह। किसका प्रवाह है? श्रम का प्रवाह है। आगे लिखेंगे हम, अतः अंतिम लाइन लिखेंगे हम, अतः
वैश्वीकरण को देखो हम भूमंडलीकरण भी कर सकते हैं, अभी लिखा देता हूँ मैं, भूमंडलीकरण, या इसको जगतीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जगतीकरण, जगत यानी संसार। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या जगतीकरण। वैश्वीकरण विचार, पूंजी यानी धन, वस्तु, अभी हमने पढ़ा वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, वस्तु या सेवा भी हो सकती है, या एवं लोगों की आवाजाही, एवं लोगों की आवाजाही यानी आना जाना से जुड़ी परिघटना है, परिघटना। अब इसमें आप समझ गए होंगे कि वैश्वीकरण में पूंजी का प्रभाव होता है, जिसमें कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी दूसरे देश में अपनी निवेश कर सकती है। दुनिया के किसी देश में बनी कोई भी वस्तु है या कोई सेवा है, जैसे मान लो कोई चिकित्सक है, डॉक्टर है, मान लो वो सेवा, कोई शिक्षा है वो सेवा में आ गई, या कोई जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, हमें कोई वस्तु थोड़ी देती है, वो सेवा देती है। जैसे हम इंटरनेट रिचार्ज वगैरह करवाते हैं तो वो उसके बदले में कोई सेवा, हमें कोई वस्तु थोड़ी मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेवा बोलेंगे। एवं लोगों का आना जाना यानी श्रम का प्रवाह, लोगों की आवाजाही मतलब श्रम का प्रवाह। तो पूंजी का, वस्तु या सेवा का, श्रम का आवाजाही से जुड़ी हुई परिघटना है। ये दुनिया के किसी भी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो एकीकरण है, चाहे उसमें प्रवाह होता है पूंजी का, वस्तु या सेवा का, या श्रम का प्रवाह, तो इसको हम क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। अब देखो, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम यानी घटक। तो हम आगे लिखेंगे, वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक यानी कल्चरल, जिसको हम कहते हैं, आयाम है यानी घटक है। यानी दुनिया की राजनीति का यानी किसी भी घटना का, चाहे वो अमेरिका में घटित हो, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। ठीक है। आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक, इन जो कल्चर है, वेस्टर्न, एक देश का कल्चर दूसरे देश उसको अपनाते हैं, यानी वहाँ का खान पान, रहन सहन, बोलचाल। जैसे भारत की संस्कृति अलग थी, अपना रहन सहन बदल गया है, यानी कपड़े पहनने का ढंग, अपना खान पान था। जैसे पहले फास्ट फूड नहीं खाते थे हम, तो अब खाने लगे। या अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पहनान को बदल लिया। या पुराने ज़माने में जैसे मान लो धोती कुर्ता हमारी पहचान हुआ करती थी, या हिंदू है तो उसके सिर पर चोटी रखना। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम क्या है, हमने जो अपने पहनावा है उसको बदल लिया, हमने विदेशी संस्कृति का अनुकरण कर लिया। तो संस्कृति का, खान पान का, रहन सहन, बोलचाल का ढंग, ये सब किस में आ गया? संस्कृति में आ गया। तो ये वैश्वीकरण के कारण ही बदला है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम, वैश्वीकरण के कारक या कारण। वैश्वीकरण के कारक, कारक या कारण। तो वैश्वीकरण के लिए अनेक जिम्मेदार कारक हैं। यानी वैश्वीकरण के लिए, यानी दुनिया में, यानी एक विश्व अपने तक ही सीमित नहीं है, कहने का मतलब उनका विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ वैचारिक, सांस्कृतिक सभी संबंध स्थापित हुए हैं। इनके लिए कौन कौन से जिम्मेदार कारण है कि जिससे एक देश अपने तक सीमित न होकर अपनी संस्कृति का, वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान संभव हुआ है। तो वैश्वीकरण के कारक या कारण कौन से हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें नंबर 1
प्रौद्योगिकी, हेडिंग क्या डालेंगे, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक या टेक्नोलॉजी जिसको हम कह सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के कारण, दूसरा लिख लेंगे हम, दोनों साथ ही लिख लेते हैं, फिर दोनों का वर्णन कर लेंगे। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। विश्वव्यापी पारस्परिक यानी आपस में पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। अब देखो, ये दो कारण हैं मुख्य कि वैश्वीकरण टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ और लोगों की जो सोच है उसमें विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना, यानी दुनिया के साथ आपस में जुड़ाव को या लगाव को बढ़ाना, ये उसके प्रमुख कारण हैं या कारक हैं। तो पहले लिखेंगे हम प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी में देखो, वैश्वीकरण के लिए वैश्वीकरण के लिए मुख्य या प्रमुख जिम्मेदार कारक प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति है। यानी मुख्य कारण टेक्नोलॉजी है जिसके कारण दुनिया का दुनिया के किसी एक देश का दूसरे देश के साथ लगाव है या उससे जुड़ गए। वो पहले से कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब आज से पहले जब सूचना के यानी संचार के साधन नहीं थे, जैसे मान लो टेलीविज़न है, टेलीफोन है, मोबाइल है, ये सब साधन नहीं थे, तो अमेरिका में कौन सी घटना घटी हमें पता नहीं होता। अब अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। भारत में जैसे हम राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान में 33 ज़िले, भरतपुर में क्या हो रहा है, दक्षिण राजस्थान में कौन सी घटना घटी या हमारे पड़ोसी देश में कौन सी घटना घटी, उसका हमें पता नहीं चलता था। तो चलता भी था तो काफ़ी लंबे समय के बाद चलता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे पहले अखबारों के माध्यम से दूसरे दिनों में पता चलता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के कारण क्या है, अखबारों में दूसरे दिन छपती है, लेकिन उससे पहले जो घटना घटती है वो तुरंत कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में क्या है, उसकी सूचना में टीवी पर, अपने मोबाइल पर आपको आसानी से मिल जाती हैं। अर्थात पूरी दुनिया एक बाज़ार या एक घर बन गई है। यानी दुनिया सिकुड़ रही है। दुनिया सिकुड़े मतलब है तो दूर दूर, लेकिन वो इतने नज़दीक हैं कि वो हमारे देश में ही हम सब एक हैं। तो ये कहाँ से संभव हुआ, टेक्नोलॉजी के कारण। अगर टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट ये सब नहीं होते तो आज भी दुनिया के देश दूसरे देशों की संस्कृति से, वहाँ की टेक्नोलॉजी से जो भी थी उनसे क्या अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो देखो, टेलीग्राफ, टेलीफोन, आगे लिखेंगे हम टेलीफोन, टेलीविज़न, टेलीग्राफ, व माइक्रोचिप मतलब सूक्ष्म माइक्रोचिप के नवीनतम, एक तो होता है नवीन, एक नवीनतम मतलब सबसे नया, नवीनतम आविष्कारों मतलब खोज करना, आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच या मध्य संचार की क्रांति कर दिखाई है। संचार की क्रांति
करके दिखाई है। तो देखो, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, टेलीग्राफ है, माइक्रोचिप में फैक्स हो सकते हैं, इंटरनेट हो सकते हैं, लिख सकते हैं आप इसमें। तो ये सभी नवीनतम जो साधन हैं इसके संचार के, संचार मतलब जिनसे हमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है या जिनसे हमें सूचनाएं मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, संचार के साधन। ठीक है, तो इनके कारण क्या है, या इनके आविष्कारों से विश्व के विभिन्न भागों के मध्य संचार ने क्रांति करके दिखाई है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, क्रांति का मतलब क्या होता है, बदलाव। जो अचानक होती है उसे कहते हैं क्रांति। तो कुछ ही सालों में ये बदलाव हुआ, तो किसके कारण, टेक्नोलॉजी के कारण। तो ये प्रमुख है वैश्वीकरण के कारण, आपको पॉइंट याद होना चाहिए। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक या टेक्नोलॉजी के कारण वैश्वीकरण संभव हुआ है। आगे लिखेंगे, प्रौद्योगिकी, आगे लिखेंगे हम प्रौद्योगिकी की तरक्की यानी प्रोग्रेस या विकास जिसको हम कह सकते हैं, तरक्की के कारण ही विचार यानी अपनी जो सोच है, पूंजी है यानी धन है, वस्तु है, वह लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही संभव हुई है। जो टेक्नोलॉजी के कारण ही क्या है, लोगों के विचार यानी दुनिया के एक महाद्वीप से दूसरे मध्य, एक देश से दूसरे महाद्वीप एक हो सकते हैं, लेकिन आज महाद्वीप भी बीच में नहीं है। यानी दुनिया का चाहे किसी भी महाद्वीप का देश हो, आपस में वो विचारों से आपस में जुड़े हैं। उनके विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों के विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही यानी आना जाना, यानी जिसे हम श्रम का प्रवाह कह सकते हैं, वो आसान हुआ है। किसके कारण, टेक्नोलॉजी के कारण। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, वो हम लिखेंगे, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। विश्वव्यापी पारस्परिक यानी आपस में, पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। तो इसमें लिखेंगे हमें, विश्व के विभिन्न भागों के लोग, विश्व के, जिसमें सातों महाद्वीप आ गए, विश्व के विभिन्न भागों के लोग। अब ये नहीं कि एक महाद्वीप का दूसरे कहीं भी जा सकते, जैसे मान लो एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप जैसे भारत है तो वो श्रीलंका है, जापान है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, किसी देश में जा सकते। एक देश, एक महाद्वीप के लोगों का अपने ही महाद्वीप में मतलब दूसरे देशों में जाना, वो भी वैश्वीकरण है। या एक महाद्वीप का के लोगों का दूसरे महाद्वीप के देशों में, पूरी दुनिया आ गई वैश्वीकरण में, उसमें महाद्वीप बीच में नहीं है, किसी दूसरे देश में जाना ही वैश्वीकरण है। वस्तुओं का, चाहे श्रम का हो, चाहे पूंजी का हो, यानी पूरी दुनिया में किसी भी देश में, उसमें महाद्वीप नहीं कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, ये दुनिया की अपने ही महाद्वीप में किसी दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का जो संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, वही क्या है, वैश्वीकरण। दुनिया का कोई भी देश हो सकता है, कोई भी महाद्वीप हो सकते हैं। तो विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं, कि वे आपस में जुड़े हुए हैं, वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर
आज हम इस बात को लेकर सजग हैं या सचेत हैं कि विश्व के एक हिस्से में, विश्व के एक भाग में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे भाग में भी पड़ेगा। प्रभाव विश्व के दूसरे भाग पर भी पड़ेगा। तो पारस्परिक यानी आपस में जुड़ाव। तो विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब ये समझ रहे हैं कि आपस में जुड़े हुए हैं। यानी उसका देश अलग हो सकता है, महाद्वीप अलग हो सकता है, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए हैं, पारस्परिक जुड़ाव है। आज हम इस बात को लेकर सचेत हैं कि विश्व के एक भाग में, चाहे कोई भी देश हो सकता है, चाहे किसी भी महाद्वीप का हो, उसमें कोई भी घटना, राजनीतिक या कोई भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक घटना, कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है, ये वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे भाग पर भी पड़ता है। जैसे मतलब पर्यावरण की बात करें हम, या वायु प्रदूषण की बात करें, तो ये किसी क्षेत्र विशेष का मामला नहीं है। या आतंकवाद की बात करें, टेरर, तो आतंकवाद किसी एक देश ही उससे प्रभावित नहीं है। दुनिया के विकसित बड़े बड़े देश इनके शिकार हो चुके हैं। जैसे पूर्व के पाठों में हमने 9/11 का हमला पढ़ा था अमेरिका के ऊपर, इसमें उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेटांगन को उड़ा दिया गया था। तो ये घटनाएं हैं ऐसी जो घटित चाहे किसी भी महाद्वीप में, चाहे किसी भी देश में हो, लेकिन उस घटना से कोई भी देश प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। या कोई नया आविष्कार होता है तो उसका प्रभाव भी दुनिया के दूसरे देशों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य पड़ता है। तो इसे लोगों की सोच ने भी क्या है, आपस पारस्परिक जुड़ाव को बढ़ाना, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। इन लोग ये समझ रहे हैं कि दुनिया के किसी भी भाग में कोई भी घटना घटित होती है किसी भी प्रकार की, तो उससे दुनिया, पूरी विश्व क्या होता है, प्रभावित होता है, या उसका प्रभाव उन पर पड़ता है। तो इसका कारण भी क्या, टेक्नोलॉजी, यानी अभी हमने पढ़ा संचार के साधनों से हमें उनका पता चल जाता है, उससे हम प्रभावित होते हैं। चाहे अमेरिका में कोई घटना हो, यूरोप महाद्वीप में, चाहे फ्रांस में कोई घटना हो, या ब्राज़ील में कोई घटना हो, तो वहाँ से उस घटना से हमें कुछ ना कुछ किसी प्रकार से हम प्रभावित अवश्य होते हैं। आगे पढ़ेंगे वैश्वीकरण के परिणाम। क्या पढ़ेंगे? वैश्वीकरण के परिणाम। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये था कारक, अब हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण के परिणाम। हेडिंग डालेंगे वैश्वीकरण के परिणाम। ये जो वैश्वीकरण हुआ है, यानी एक घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व व्यवस्था के साथ एकीकरण, तो उसको हम, उसके क्या परिणाम हुआ है या उसका क्या प्रभाव पड़ा है, परिणाम मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो इसमें हम लिखेंगे वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव पड़े हैं। सांस्कृतिक प्रभाव पड़े हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, परिणाम में आर्थिक प्रभाव, राजनीति और सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। तो इसमें देखो, पहला पढ़ेंगे हम वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव। कौन सा? राजनीतिक प्रभाव पढ़ेंगे हम। तो नंबर 1, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। के राजनीतिक
प्रभाव, यानी शासन प्रशासन पर यानी राजनीति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसमें देखो मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रभाव हैं, तो इसमें हम लगा के लिख लेंगे। वैश्वीकरण के कारण, ये पॉइंट लिखना है, वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है। कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है। कैसे आती है देखो, पूरी दुनिया में या विश्व में, आगे इसमें लिखेंगे विश्व में, ये पहला प्रभाव ये हो गया राजनीतिक प्रभाव में। एक तो क्या प्रभाव पड़ा राजनीतिक प्रभाव में कि राज्य की क्षमता में कमी आती है, यानी विश्व में या दुनिया में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी वेलफेयर, कल्याण को मतलब वेलफेयर, कल्याणकारी यानी जनता की भलाई करना, कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी हो चुकी है, अब पुरानी हो चुकी है। वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य, अर्थात जो सरकार है वहाँ की किसी भी रेस की हो सकती है, तो वो क्या करें, जनता के हित में फैसले ले या जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाए, या ऐसी योजनाएं बनाए जिससे डायरेक्ट लोगों को फायदा हो। जैसे आप देखते हैं कि सरकार ने महिलाओं के, बालिकाओं के लिए या गरीब वर्ग के लिए या अलग अलग वर्गों के लिए विशेष रियायतें देती हैं, सुविधाएं देती है। या चिकित्सा के क्षेत्र में मान लो जैसे निःशुल्क दवा योजना है, तो ये वेलफेयर स्टेट का ये उदाहरण है। या महिलाओं को, छात्राओं को में शिक्षा का विस्तार करने के जैसे निःशुल्क शिक्षा है, सर्व साक्षरता अभियान है, या जैसे गार्गी पुरस्कार हैं, निःशुल्क साइकिल वितरण है, तो ये कल्याणकारी है। या जो वृद्धावस्था पेंशन है, ये भी कल्याणकारी राज्य का एक उदाहरण है। तो वेलफेयर स्टेट जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन ये धारणा अब क्या है, सोच क्या है, पुरानी हो चुकी है। एवं इसकी जगह कल्याणकारी राज्य की जगह इसकी जगह है न्यूनतम, एक तो होता है न्यून यानी कम, न्यूनतम यानी कम से कम, बहुत कम, हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है, कितनी अच्छी बात है। देखो इसको हम समझेंगे। पहले क्या होता था, जब वैश्वीकरण नहीं था मतलब दुनिया का दूसरे देशों से या विश्व के अन्य देशों के साथ कोई लगाव नहीं था, क्योंकि उस समय संचार के साधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो केवल इतना ही था कि राज्य कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी, अर्थात वो जनता के हित में फैसले ले या जनता की भलाई से जुड़े कार्य करें, यहाँ तक ही सीमित था। लेकिन अब वैश्वीकरण के कारण यदि दुनिया एक विश्व में एक परिवार बन चुका है, एक घर बन चुका है, एक बाजार बन चुका है। अर्थात जैसे मान लो पहले भारत में कोई वस्तु बनती थी वो केवल भारत तक ही सीमित थी, क्योंकि पूंजी का, श्रम का ये प्रवाह नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास यातायात के साधन सीमित थे या नहीं थे, या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसको आम जनता को उसका पता चले, क्योंकि हमारे पास संचार के साधन नहीं थे, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब क्या है, ये धारणा पुरानी हो चुकी है। अब इसकी जगह क्या है, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने इसकी जगह ले ली। अब न्यूनतम यानी कम से कम, हस्तक्षेप का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, क्या करना, या दखल अंदाजी करना। तो अब जनता की, दुनिया में हर देश की जो जनता है, आम जनता है, जो वोटर है, वो क्या चाहता है कि दुनिया में जैसे राजतंत्र हो गए, अंत हो गए, लोकतंत्र चाहते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा वो ये चाहते हैं कि राज्य को कल्याणकारी तो होना ही चाहिए, ये तो ज़रूरी है ही, ये नहीं कहते कल्याण नहीं होना है,
लेकिन केवल कल्याणकारी नहीं होना चाहिए। इसकी जगह क्या होना चाहिए, राज्य को यह होना चाहिए कि वो न्यूनतम यानी कम से कम हस्तक्षेप करे। अब लोगों की सोच क्या है, न्यूनतम हस्तक्षेप करे मतलब लोगों को अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, या कम से कम कौन से लोग क्या करते हैं, सबको जीने की आज़ादी, ये स्वतंत्रता है, तो जो व्यक्ति के मन में आए वो करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून को हाथ में लें या कानून को तोड़े, इसका मतलब ये नहीं है, यानी कानून की सीमाओं में रहती है। ऐसे कानून बनाएं, ऐसे कानून बनाए जो कम से कम अंकुश लगाते हो या व्यक्तियों पर नियंत्रण करते हो, अर्थात अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना। न्यूनतम हस्तक्षेप का मतलब है जनता को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना या आज़ादी देना, ये चाहते हैं वर्तमान में। ये किसका प्रभाव है, वैश्वीकरण का प्रभाव है कि कल्याणकारी तो होना ही चाहिए, इसके साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जनता के ऊपर कम से कम नियम बनाए या कम से कम उस पर नियम थोपे, इसकी जगह वो न्यूनतम कम से कम हस्तक्षेप करे, अर्थात जनता को अपने कार्य करने के लिए, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो पहला तो ये प्रभाव पड़ा कि राज्य की क्षमता में कमी आती है, यानी लोग क्या डिमांड करते हैं, न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। आगे देखो, कल्याणकारी राज्य की जगह, दूसरी लाइन में लिख लेंगे हम, कल्याणकारी राज्य की जगह अब या आज वर्तमान में बाजार आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम, जो बहुराष्ट्रीय क्या होते हैं, एक तो एक राष्ट्र हो गया, इसका बहुवचन हो गया बहुराष्ट्रीय, मतलब ऐसे कंपनियां जिनके दो या दो से अधिक या अनेक दुनिया के अनेक देशों में अपने निवेश स्थापित कर रखे हैं या अपने उद्योग धंधे स्थापित कर रखे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो होंडा कार की जो कंपनी है या टाटा है, तो वो क्या करेंगे, दुनिया के 2-4 देशों में अपना प्लांट या संयंत्र लगा लेंगे, तो उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहेंगे, क्योंकि उसके प्लांट दुनिया के अनेक देशों में हैं। तो बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं, निगम अपने पैर पसार चुके हैं। पैर पसारना मतलब फैलना, पैर पसारना मतलब फैलना। तो देखिए इसको समझ लेते हैं हम। कल्याणकारी राज्य की जगह, यानी राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, उसकी जगह अब बाजार आर्थिक एवं आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुका है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उसमें आपस में होड़ होगी, प्रतिस्पर्धा होगी कि मान लो कोई देश में उस देश की या दुनिया के अनेक देश जो कंपनियां वो आपस में जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं, तो वो अपने लिए बाज़ार तलाशती हैं कि दुनिया में या मार्केट में मेरा उत्पाद ज़्यादा बिके। इसके लिए वो अच्छी क्वालिटी भी देगा, उसकी कीमत भी क्या कम रखने की कोशिश करेगा। तो उस प्रतिस्पर्धा के कारण हमें जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं क्या हैं, सस्ती मिलेगी। और ऐसा भी होता है जैसे इंटरनेट में भी हम देखते हैं, जैसे मान लो एयरटेल है या जियो है, आइडिया है, अगर एक ही कंपनी होती तो वो मनमर्जी कर सकती थी या मनमाने पैसे वसूल कर सकती थी उपभोक्ताओं से। लेकिन ये आपस में कंपनियां अलग अलग हैं, तो ये चाहती है कि मेरे जो
कस्टमर है वो ज़्यादा होने चाहिए, इसके लिए वो जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के आइडियाज़ निकालते हैं, या इंटरनेट फ्री में देगा या कुछ और भी स्कीम करते हैं, उससे क्या होगा, आम जनता को फ़ायदा होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पैर पसारने से आम जनता को फ़ायदा मिला है। तो ये तो हो गया वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव पहला, जिसमें राज्य की जो क्षमता है उसमें कमी आती है। दूसरा पढ़ेंगे हम, दूसरा पॉइंट इसमें देखो पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ेंगे वैश्वीकरण के फलस्वरूप, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप की बात है, परिणाम स्वरूप राज्य की ताकत में, राज्य की ताकत में या शक्ति में वृद्धि हुई है। पहला राजनीतिक प्रभाव ने क्या पढ़ा, वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है, क्योंकि जनता कल्याणकारी राज्य की जगह क्या चाहती है, न्यूनतम हस्तक्षेप। क्या चाहती है, न्यूनतम हस्तक्षेप। दूसरा हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य की ताकत में वृद्धि हुई है, यानी राज्य की ताकत, राज्य का मतलब यहाँ देश से है, राज्य का मतलब यहाँ देश से है, ताकत बढ़ी है। तो इसमें हम देखो ये पढ़ लेते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे अब राज्य या वर्तमान राज्य, वर्तमान, इसमें लिखेंगे हम वर्तमान राज्य अत्याधुनिक, आधुनिक है नहीं, एक तो आधुनिक एक अत्याधुनिक, मतलब नवीनतम या लेटेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, अत्याधुनिक, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, अत्याधुनिक तकनीक के बल पर यानी सहारे पर अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं, सूचनाएं जुटा सकते हैं या एकत्रित कर सकते हैं या इकट्ठा कर सकते हैं, एवं इसके आधार पर, किसके आधार पर, सूचनाओं के आधार पर राज्य अधिक कारगर तरीके से काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो देखो एक तो है कि राज्य की क्षमता में कमी है, दूसरा ताकत बढ़ी। कैसे बढ़ी है कि पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी, तो आम जनता क्या चाहती है, यानी जनमत का निर्माण नहीं हो पाता था। यानी जनता क्या चाहती है, आज टेक्नोलॉजी के कारण जनता क्या चाहती है, इसका सरकार आधुनिक जो संसाधन है उनके द्वारा वो कम समय में या कुछ समय में क्या कर सकती है, जनमत का निर्माण कर सकती है। मीडिया है तो वो आम जनता के बीच में जाकर पूछ सकते हैं, किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, कोई सामाजिक समस्या हो, कोई राजनीतिक कारण हो या और भी कोई दिक्कत हो सकती है, उनके बारे में आम लोग क्या चाहते हैं, तो उसका सर्वे किया जा सकता है या ऑनलाइन भी सर्वे किया जा सकता है। जनता अपनी राय सरकार के पास भेज सकती है, जिसके आंकड़े सरकार इकट्ठा कर सकती है और उसके आधार पर वो क्या कर सकते हैं, पहले की तुलना में या अधिक कारगर तरीके से काम कर सकती है या किसी विषय पर सुझाव मांग सकती है। इन जनता क्या चाह रही, तो उसका मान लो कोई इसी सब्जेक्ट के ऊपर जनता पर फैसला छोड़ दिया, जनता क्या करेगी, अपने विचार प्रकट करेगी। तो ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, अधिकांश लोगों की राय क्या है, उसके आधार पर सरकार फैसला ले सकती है, अर्थात सरकार की ताकत बढ़ गई। या जनता क्या चाहती है, उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी, या सरकार जो काम कर रही है उसमें क्या कमी है, जनता को क्या कमी लग रही है, तो उसको क्या करेगी, वो टेक्नोलॉजी के कारण तो करे। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अत्याधुनिक टेक्निक के द्वारा सरकार उनके आंकड़े इकट्ठे कर सकती है, सूचनाएं जुटा सकती हैं और वो पहले की तुलना में ज़्यादा शक्ति के साथ काम कर सकती है। अगला पॉइंट लिखेंगे हम तीसरा, दो प्रभाव पढ़ लिए हमने,
तीसरा देखो, राजनीतिक समुदाय के आधार पर, इसमें सीधा ही पॉइंट है वर्णन, राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को वैश्वीकरण से कोई चुनौती नहीं मिली है। तो तीसरा राजनीतिक प्रभाव देखो, राजनीतिक समुदाय के आधार पर, यानी सरकार के या जो पॉलिटिक्स है उसके आधार पर राज्य की प्रधानता को वैश्वीकरण से कोई चुनौती नहीं मिली है। ये वैश्वीकरण के क्या हो गए, परिणाम हो गए हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो आर्थिक प्रभाव है, सांस्कृतिक प्रभाव है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।